आप अपने घर की रखवाली के लिए कितना ही विश्वसनीय सेवक रख लें, मगर घर की महिलाओं और बच्चों के लिए बुजुर्गों से अधिक विश्वसनीय कोई नहीं हो सकता। बुजुर्गों के रहते घर में ताला डालने की आवश्यकता नहीं रहती और वो भी किसी भी तरह का काम बिगड़ता हुआ नहीं देख सकते। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे घर के काम के लिए हैं। बड़े बुजुर्गों को हमें सम्मान और सद्भाव से देखना चाहिए। हमें उनकी उम्र और अनुभव का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ दया और ममता का व्यवहार करना चाहिए, ना कि किसी नौकर की तरह। और यही सिखाती है हमें आज की हमारी कहानी। सावन का महीना था। ठंडी हवा के झोंकों के साथ हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। आशा जी घर की बालकनी में बैठी हुई थी। थोड़ी देर पहले ही सबके लिए खाना बनाकर आई थी। तभी उनकी पोती श्रुति दौड़ती हुई उनके पास आई और कहने लगी, दादी बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। आशा जी तुरंत रसोई घर में गईं और अपनी पोती के लिए दाल चावल मिलाकर ले आई और बड़े प्यार से उसे खिलाने लगी। तभी उनकी बहू रश्मि आई और बोली, माँ जी मैं पास में ही अपनी सहेली सुमन के घर किटी पार्टी में जा रही हूँ। रश्मि के इतना कहने की देर थी कि उसकी बेटी श्रुति भी उसके साथ जाने की जिद करने लगी। श्रुति को बहलाने के लिए रश्मि ने अपने मोबाइल में गेम लगाकर श्रुति के हाथ में मोबाइल थमा दिया और जाते हुए बोली, माँ जी मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए रात का खाना आप बनाकर रख देना। आशा जी अपनी सहमति या असहमति जताती उससे पहले ही रश्मि दरवाजा बंद करके चली गई। ठंडी हवा के झोंके आशा जी के दिल को लुभा रहे थे। अचानक बारिश तेज हो गई और वो सोचने लगी, कितना पसंद था मुझे ये बारिश का मौसम। इस मौसम में श्रुति के दादाजी के साथ बैठकर गरम गरम चाय और पकौड़े का मजा लेना कितना अच्छा लगता था। कितना कुछ बदल जाता है उम्र के साथ। अब तो अपनी पसंद या नापसंद कुछ है ही नहीं। थोड़ी ही देर में कॉलोनी के सारे बच्चे बारिश का आनंद उठाने आ गए। दादी मुझे भी कागज की नाव बनानी है। खाना खाने के बाद श्रुति बोली और झट से मोबाइल अपनी दादी की गोद में रखा और बारिश का आनंद उठाने के लिए दौड़ गई। आशा जी की गोद से मोबाइल फिसल कर नीचे गिरने ही लगा था। उसी समय बड़ी मुश्किल से उन्होंने मोबाइल को लपका। कई बार हाथ से छूटते छूटते बचा। बार बार स्क्रीन पर उंगलियों के स्पर्श से मोबाइल का रिकॉर्ड कॉल का प्ले सिस्टम ऑन हो गया। बारिश की आवाज के बावजूद रिकॉर्डेड कॉल पूरी स्पष्टता के साथ गूंज रहा था। हेलो मुस्कान, कैसी हो? कल का अपना किटी का प्रोग्राम तो कंफर्म है ना? अरे क्या बताऊं कविता, जब से मेरा मुन्ना चलना सीखा है तब से मैं 1 मिनट भी फ्री नहीं होती हूँ। सुबह नौकरी पर जाती हूँ तो उसे क्रश में छोड़ देती हूँ। अब उसे छोड़कर बाजार जाना या पार्टी के लिए जाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कैसे मैनेज करूँ समझ नहीं आता। रश्मि की सहेली ने कहा तो रश्मि बोली, लो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ससुराल से बुलवा लो अपनी सास को। रश्मि के इतना कहने पर उसकी सहेली ने हंसते हुए कहा, अरे रश्मि हर कोई तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं होता। तुम्हारा क्या है, मेड जैसी सास मिल गई है तुम्हें। मुश्किल से 2 रोटियां खाती होगी, बदले में तुम्हारे पूरे घर का काम करती है। तुम्हें तो बने बनाए पकवान मिल जाते हैं, बच्चों को भी देख लेती है और साफ सफाई की भी कोई टेंशन नहीं। इतना तो कोई मेड भी नहीं करती होगी। ऊपर से सैलरी का पैसा भी बच जाता है और तो और उनकी पेंशन भी आती है। उसने तो तुम लोगों को अपनी पेंशन से भी मौज कर रखी है। फिर रश्मि जोर से हंसते हुए बोली, ये बात तो है मुस्कान, जब भी माजी जेठ जी के घर चली जाती हैं तब तो मुझे भी बड़ी मुश्किल होती है। सब कुछ मैनेज करने में पसीने छूट जाते हैं। तो फिर तुम तब कैसे संभालती हो? सहेली ने पूछा तो रश्मि बोली, उस दौरान तो 2 मेड लगानी पड़ती हैं, एक साफ सफाई के लिए और दूसरी खाना बनाने के लिए। भला मुझसे कहाँ होता है इतना काम। और बस सासू माँ के आने से पहले मेड की छुट्टी कर देती हूँ। 2 मेड का खर्चा भी तो बहुत होता है। आकर सासू माँ तो संभाल ही लेती है सारा काम। फिर खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, मेरा बस चले तो कभी ऐसी फुल टाइम मेड यानी कि अपनी सास को जाने ही ना दूं।
पर दोनों भाइयों में ये तय हुआ है कि माँ जी 6 महीने मेरे पास रहेंगी और 6 महीने जेठानी के पास। आखिर वहाँ भी तो काम वाली बाइयों की दिक्कत रहती है, इसलिए जेठानी का भी दिल नहीं करता सास को वापस भेजने का। अच्छा चल, कल आ जाना कैसे भी। किटी पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल नहीं होना चाहिए, खूब मस्ती करेंगे। अब फोन रखती हूँ, बाय। रिकॉर्डिंग खत्म हो चुकी थी और बारिश बंद। चारों तरफ शांति हो गई थी, लेकिन आशा जी के दिमाग में विचारों का तूफान उत्पात मचाने लगा था। अपने बारे में अपनी बहू के ऐसे विचार सुनकर वो अंदर तक आहत हो चुकी थी। उनकी आंखों से एकाएक आंसू झरने लगे। अभी 1 वर्ष पहले ही 65 वर्ष की उम्र में उनके पति का देहांत हुआ था। एक रात को हृदयाघात आया और डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही वो दुनिया से चले गए। पति सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर थे और सेवानिवृत्ति के बाद बहुत अच्छी पेंशन भी पा रहे थे। और पति की मृत्यु के बाद आशा जी को भी बहुत अच्छी पेंशन मिल रही थी। 2 बेटे थे, सुधांशु और हिमांशु। छोटा बेटा हिमांशु दिल्ली में रहता था, जबकि बड़े बेटे सुधांशु की नौकरी चंडीगढ़ में थी। दोनों बहुएं स्कूल में नौकरी करती थीं। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पुरखों की खूब जमीन जायदाद थी। गांव में उनका बड़ा सा 2 मंजिला आलीशान मकान था। पिता के रिटायरमेंट के बाद बड़े बेटे सुधांशु ने अपने माँ बाबूजी से कहा था, बाबूजी, अब रिटायरमेंट के बाद आप गांव में बिल्कुल नहीं रहेंगे, आप मेरे साथ चंडीगढ़ में रहिए। तो छोटे बेटे हिमांशु ने भी जिद की, नहीं माँ बाबूजी मेरे साथ दिल्ली में रहेंगे। अपने बच्चों के ऐसे मान मनोहार को देखकर हम लोग फूले नहीं समा रहे थे। फिर पतिदेव समझाते हुए कहने लगे, नहीं बेटा, जब तक हम दोनों की जोड़ी सलामत है हमें यहीं रहने दो गांव में। इस गांव के एक एक चप्पे के साथ अपनापन महसूस होता है। सभी लोग अपने लगते हैं। अजनबी शहर में अजनबी लोगों के बीच न जाने कुछ अच्छा लगेगा या नहीं। हम दोनों में से कोई एक भगवान को प्यारा हो गया तो तुम दूसरे को ले जाना। अपने पति की इन बातों पर कितना गुस्सा करती थी मैं उन्हें, पर वो हमेशा यही कहते थे कि श्रीमती जी, इस दुनिया को छोड़कर पहले तो मैं ही जाऊंगा। और यही ठीक भी है। एक औरत बिना पति के भी घर में अपनी जगह बना लेती है, लेकिन पत्नी के बिना पति का कोई महत्व नहीं होता। विधवा औरत की तो घरेलू उपयोगिता होती है, सभी कामों में मदद कर देती है, पोते पोतियों को संभाल लेती है, सहनशील भी होती है। जबकि पत्नी के बिना बूढ़ा पति घर वालों पर बोझ हो जाता है। घर वालों को उसके खाने पीने और बीमारी का भी ध्यान रखना पड़ता है। सास तो बहू के बोझ को कम करती है, जबकि ससुर बढ़ा देता है। कितना अनुभव था उन्हें दुनियादारी का। अतीत के पन्ने पलटते पलटते आशा जी की आंखें भर आईं। बारिश कब से खत्म हो चुकी थी। आसमान साफ हो चुका था। आशा जी पर सूरज की तेज किरणें पड़ रही थीं। लेकिन आज वो इतनी आहत हो चुकी थी कि उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं था कि वो बारिश से नहीं पसीने से भीग रही हैं। तभी एक प्यारी सी आवाज उनके कानों में पड़ी, दादी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? नन्ही श्रुति अपने छोटे छोटे गोल मटोल हाथों से अपनी दादी के आंसू साफ करने लगी और अपनी दादी का हाथ पकड़कर अंदर की ओर ले आई। अंदर आए अभी 2 मिनट ही हुए थे कि डोर बेल बजी। दरवाजा खोलकर देखा तो पड़ोस में ही रहने वाली सुनैना जी थी, जिनके साथ आशा जी कभी कभार मंदिर चली जाया करती थी। यहाँ आने के बाद आशा जी की सुनैना जी के साथ काफी अच्छी जान पहचान हो गई थी। वे दोनों हम उम्र थीं और सहेलियों की तरह एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटती थीं। सुनैना जी की कोई औलाद नहीं थी और पति का देहांत 10 वर्ष पूर्व ही हो चुका था, इसलिए वो अकेले ही रहती थीं। अपना अकेलापन दूर करने के लिए कभी कभार आशा जी के पास बतियाने के लिए आ जाया करती थीं। अरे आशा बहन, तुम चल रही हो ना? बांके बिहारी मंदिर से 10 दिनों के लिए वृंदावन की तीर्थ यात्रा जा रही है। सत्संग मंडी की सभी औरतें जाने की तैयारी में हैं। सुनैना की बात सुनकर आशा जी की आंखों में चमक आ गई। सोचने लगी, दिल तो बहुत है जाने का,
एक बार तो बांके बिहारी के दर्शन कर आऊं। सारी उम्र हो गई जिम्मेदारियां संभालते संभालते, अगर अब जाने का मौका मिल रहा है तो हर्ज ही क्या है। सोचते सोचते अचानक बोल उठी, ठीक है बहन जी, जैसे ही बेटा घर पर आएगा तो बेटा बहू दोनों से बात कर लूंगी। आशा जी ने कहा और अपनी सहेली के लिए चाय बनाकर ले आई। चाय की चुस्कियां लेकर अपना हाल चाल बांटकर सुनैना जी चली गईं। अपनी सहेली से बातें करके आशा जी को भी अब अच्छा महसूस हो रहा था। सुनैना जी अभी गेट से बाहर निकल ही रही थी कि आशा जी की बहू रश्मि पहुंच गई और सुनैना जी को तिरछी निगाहों से देखती हुई ऊपर चली आई। रश्मि को सुनैना जी कुछ खास पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके विचार में सुनैना जी के पास तो कोई काम धंधा था नहीं। ऊपर से वो उसकी सास को भी बातों में लगा देती थी और सारा काम ज्यों का त्यों रह जाता था। रश्मि के घर पहुंचने के साथ ही उसका पति हिमांशु भी ऑफिस से घर लौट आया। जब हिमांशु फ्रेश होकर आया तो आशा जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, हमारी सत्संग मंडली की सभी औरतें 10 दिन की वृंदावन की यात्रा पर जा रही हैं। पड़ोस में रहने वाली सुनैना जी ने बताया तो मेरा भी दिल किया कि मैं वृंदावन की यात्रा कर आऊं। माँ, ये क्या बात हुई? अगर 10 दिन के लिए आप चली जाएंगी तो हम पीछे मैनेज कैसे करेंगे? आशा जी के जाने की बात सुनकर हिमांशु ने गुस्से में कहा। तो इतनी बात सुनते ही रश्मि भी भड़क उठी। मैं जानती थी ये सुनैना आंटी को और कोई काम तो है ही नहीं, बस फ्री होकर चल पड़ती है दूसरों के घरों में। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि उन्हें खुद कहीं जाना है तो जाए, हमारा काम बिगाड़ने क्यों आ जाती हैं? तभी हिमांशु बोला, रश्मि बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, अपनी मंडली की सहेलियों से आप थोड़ा दूर ही रहा कीजिए। अरे, घर की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है या नहीं? मैं और आपकी बहू सारा दिन नौकरी करके जैसे तैसे पैसे कमाकर घर पर ला रहे हैं और आपसे इतना भी नहीं होता कि पीछे से घर ही संभाल लें। और वैसे भी अब घूमने फिरने की उम्र नहीं है आपकी। भजन कीर्तन तो घर बैठकर भी हो सकता है। बेटे के मुंह से ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर आशा जी का दिल बैठ गया, लेकिन मुंह से वो कुछ भी न बोल पाई। वो जड़ता अपने बेटे बहू की तरफ देखती रह गई। तभी श्रुति की आवाज आई, दादी, भूख लगी है, खाना दो ना। अपनी पोती की बात सुनकर आशा जी रसोई में जाने लगी तो रश्मि बोली, माँ, मेरा खाना मत बनाइए, आज बहुत खा लिया। ऐसा कहते हुए वो सोने चली गई। आशा जी ने दुखी मन से जैसे तैसे खाना बनाया और अपने बेटे और पोती को खिलाया, लेकिन स्वयं वो बिना खाए पिए ही सो गई। अगले दिन सुबह उठी और फिर से यंत्रवत काम करने में जुट गईं। बेटा और बहू दोनों अपने अपने काम को निकल गए। बहू की वापसी शाम को 4 बजे तक होती थी। तब तक श्रुति और पूरा घर आशा जी के हवाले होता था। रसोई में आकर देखा तो बर्तनों का ढेर ज्यों का त्यों धरा था। काम करते करते दिमाग में एक ही ख्याल चलता रहा। बार बार सोचने लगती, मैं भी कितनी मूर्ख थी। कल तक मैं खुद को ही इस घर की मालकिन समझ रही थी, लेकिन मैं तो बस एक नौकरानी हूँ जिस पर घर के मालिकों का इतना विश्वास था कि वो बिना ताला लगाए ही निकल जाते थे। बहू तो मुझसे पहले ही सीधे मुंह बात नहीं करती थी, उसे तो सिर्फ काम से ही मतलब है। और बेटा है कि उसके मुंह से प्यार के 2 बोल सुनने को भी कान तरस चुके हैं। 5 दिन बीत गए थे। अब आशा जी ने मंदिर जाना छोड़ दिया था। घर का काम तो वो अब भी कर रही थी, लेकिन अनमने मन से। आज जब उनके बेटा बहू नौकरी पर गए हुए थे तो सुनैना जी अपनी सत्संग मंडली की एक अन्य महिला के साथ उनके घर पर उनसे मिलने और उनका हालचाल जानने के लिए पहुंची। 5 दिनों से आशा जी अपनी किसी सहेली से नहीं मिली थी, तो इतने दिनों बाद अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ बैठकर 2 घंटे कब बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। रश्मि भी अपनी नौकरी से आ गई थी। घर पहुंचकर देखा तो ना तो खाना तैयार था और ना ही घर की साफ सफाई हुई थी। बस इतना देखने की देर थी कि बहू तो उनकी सहेलियों के सामने ही अपनी सास पर बरस पड़ी। माँ जी, ये क्या हालत बना रखी है घर की? आपको इतना भी नहीं पता था कि घर का काम पड़ा हुआ है, रसोई में बर्तन पड़े हैं, ना तो खाना तैयार है और ना ही आपने कपड़े धुलने डाले हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं बाहर नौकरी करने भी जाऊं और घर आकर घर का काम भी करूं।
आखिर सारा दिन घर पर बैठी बैठी आप करती क्या हैं? अपनी बहू की इतनी बात सुनकर आशा जी हैरान रह गईं। अपनी सहेलियों के सामने उन्हें बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी और उधर उनकी सहेलियों की हैरानी का ठिकाना नहीं था। वो सब चुपचाप वहां से निकल गईं। उस दिन तो आशा जी अपमान का घूंट पीकर सहन कर गईं, लेकिन वो अपमान उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रहा था। आशा जी पढ़ी लिखी भी थी और समझदार भी, लेकिन अपने बच्चों की ज़रूरतों और घर की परिस्थितियों के हिसाब से वो अपने आप को ढालती गईं और इतना ढल गईं कि अपने जीवन का आनंद उठाना ही भूल गईं। आज उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हो रहा था। फिर सोचने लगी, नहीं, मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ। मेरा जीवन किसी का मोहताज नहीं है। मेरे पति चाहते थे कि मैं अपना जीवन सम्मान पूर्वक व्यतीत करूं। पुरखों की इतनी जमीन जायदाद, गांव का बड़ा सा घर और अच्छा खासा बैंक बैलेंस छोड़कर गए हैं मेरे लिए। पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। हर महीने इतनी पेंशन आती है कि मेरा गुजारा बहुत अच्छे से हो सकता है। मैं अपने लिए नौकरानी रखकर अपनी सेवा करवा सकती हूँ। मैं तो अपने बच्चों के प्रेम की खातिर उनके पास रहती हूँ, लेकिन मेरी बहुओं ने तो मुझे ही नौकरानी समझ लिया है। मैं इनके लिए खाना बनाऊं, झाड़ू पोछा करूं, इनके बच्चे पालूं और महीने के अंतिम दिनों में जब इनकी तनख्वाह खत्म हो जाए तो खर्च के लिए इन्हें रुपए भी दूं। वाह, क्या बात है! त्याग मैं कर रही हूँ और ये अपने आप को त्यागी बोलते हैं कि देखो क्या खूब संभाल रखा है अपनी बूढ़ी माँ को, कितना प्रेम करते हैं वो उससे। बस बहुत हुआ, अब मुझे अपने दम पर जीना है। अब मैं दूसरों की इच्छाओं पर निर्भर नहीं रह सकती। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मैं कल ही अपने गांव वाले अपने खुद के मकान में वापस चली जाऊंगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और गांव में अपने रिश्तेदारों को फोन लगाया, लेकिन फोन पर उन्हें जो कुछ भी सुनने को मिला वो सुनकर उनके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो अभी चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। उनके बेटों ने गांव का पुश्तैनी मकान बिना उनकी जानकारी के बेच दिया था, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली, मेरे पास अब भी बहुत कुछ है जिसे बेचकर मैं फिर से अपना आशियाना बना सकती हूँ। ऐसा सोचते हुए आशा जी ने अपने गांव की जमीन बेचने के लिए गांव के एक प्रॉपर्टी डीलर को फोन किया, लेकिन पता चला कि उनके बेटों ने गांव की सारी जमीनें भी बेच दी थी। पता करवाया तो बैंक अकाउंट भी खाली था। उन्होंने सारी एफडी को मैच्योर होने से पहले ही कैश करवा लिया था। लॉकर में रखे गहने भी गायब थे। हे भगवान, कितने बड़े भ्रम में जी रही थी मैं कि मेरे दो बेटे हैं, लेकिन अब पता चला कि दोनों में से एक भी मेरा अपना नहीं था। अब समझ आया कि दोनों ने दिल्ली और चंडीगढ़ में इतनी जल्दी इतने आलीशान फ्लैट कैसे ले लिए, कैसे इतनी महंगी महंगी गाड़ियां खरीद ली। जिसे मैं अपने बेटों की तरक्की समझ रही थी वो तो उनका धोखा था, अपनी माँ से किया गया फरेब था। ये सब सोचकर आशा जी की आंखें आंसुओं से भर आईं और दिमाग में विचारों का तूफान उठ गया। वे जोर जोर से रोना चाहती थी, लेकिन अपनी पीड़ा को दिल के किसी कोने में दबाकर उन्होंने चंडीगढ़ में रहने वाले अपने बेटे को फोन किया और जल्द से जल्द दिल्ली आने को कहा। अगले दिन सुबह सुबह उनका बड़ा बेटा सुधांशु अपनी पत्नी के साथ उनके पास आ पहुंचा। आशा जी ने कभी रोते हुए तो कभी सुबकते हुए इस सारे विषय में जानकारी मांगी तो सुधांशु ने कहा, माँ, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इश्यू बनाने की क्या जरूरत है? पहले या बाद में वो संपत्ति तो हमारी ही थी। इस पर हिमांशु बोला, हाँ भैया सही कह रहे हैं, और वैसे भी हमने आपके धन को बर्बाद नहीं किया है, अपना अपना मकान ही खरीदा है। और फिर आपको भी मालूम है कि हमें वहां जाकर तो रहना नहीं था, तो फिर आज बेचते या कल उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा, आज और कल में बहुत फर्क पड़ता है। वक्त से पहले किया गया कोई काम अच्छा नहीं होता। मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को तुम जलाओ तभी अंतिम संस्कार कहलाएगा, लेकिन आज यदि मेरे जीते जी जला दिया तो उसे हत्या कहा जाएगा। खैर, तुम लोग ये सब कहाँ समझोगे? जैसे तैसे आशा जी ने अपने दिल को समझाया और अपने दिन गुजारने लगी।
और कोई विकल्प भी नहीं था। अभी मुश्किल से 6-7 दिन ही बीते थे कि एक दिन रविवार को रश्मि ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, इस बार किटी पार्टी की बारी मेरी है, तो आज चाय कॉफी के साथ अच्छे से स्नैक्स बना दीजिएगा और मेरी सहेलियों के फेवरेट समोसे बनाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इतना कहकर रश्मि अपने पति के साथ बाजार के लिए निकल गई। रसोई में सब्जी बनाते हुए आशा जी विचारों के भंवर में डूबती जा रही थी। उनका दिमाग घंटों तक उधेड़ बुन में लगा रहा। ये तो उपयोगिता है मेरी। इस घर में दिन भर काम करो, बच्चे पालो, फिर भी घर में नौकरानी की हैसियत से रहो। लेकिन अब बहुत हो चुका। अब समय आ गया है ये बताने का कि मैं उसकी सास हूँ, कोई मुफ्त की नौकरानी नहीं। दोपहर बाद जब रश्मि घर वापस लौटी तो देखा सासू माँ नई साड़ी पहनकर तैयार खड़ी थी। मन में सोचा कि मेरी सहेलियां आएंगी, शायद उन्हें दिखाने के लिए ही सासू माँ ने आज बढ़िया साड़ी पहनी है। अच्छा है, सोचते हुए वो किचन में पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने गई। लेकिन ये क्या, किचन में तो खाना तैयार ही नहीं था। तेज कदमों से चलकर अपनी सासू माँ के पास आई। माँ जी, ये क्या, आपने तो कुछ बनाया ही नहीं। मेरी सहेलियां अभी आती ही होंगी। घर बैठकर क्या कर रही थी आप? बहू, तुम शायद भूल रही हो कि मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। मुझे सत्संग जाने के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? अगर आप एक दिन सत्संग नहीं जाएंगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। रश्मि चिल्लाने लगी तो आशा जी ने कहा, बहू तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी सास हूँ, तनख्वाह लेकर काम करने वाली कोई नौकरानी नहीं। उसी समय हिमांशु अपनी गाड़ी पार्क करके घर में घुसा तो अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर गुस्से में आ गया। माँ, आप ये कैसे बात कर रही हैं रश्मि के साथ? अच्छा, मेरी बातें तुम्हें आज इतनी बुरी लगी, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है उसका क्या? और बहू जिस तरह से मेरे साथ बात करती है उसमें तुम्हें कुछ गलत नहीं लगता? बहू की सहेलियां आ जाएं तो मैं चाय नाश्ता बनाऊं, आए दिन कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हो तो घर की चौकीदारी करूं। काम वाली बाई और मुझ में तो कोई फर्क ही नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। बाई भी यही सब कुछ करती है जो मुझसे करवाया जाता है, लेकिन एक फर्क है, बाई तो तनख्वाह लेती है और उसको माँ जी ना कहकर नाम से बुलाते हो तुम लोग। उसके 100 नखरे भी सहन करते हो, लेकिन मैं माँ हूं ना, इसलिए मेरी इच्छा तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। 60 वर्ष की उम्र में बीमारियों से अछूती तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ना जाने क्यों किसी को महसूस नहीं होता कि ये बुढ़िया भी कभी थकती होगी। मेरे हाथ पांव चलते थे इसलिए मुझे रखे थे तुम लोग। यदि मैं लाचार होती तो कब से ओल्ड एज होम भेज देते मुझे। बेटा, इंसान बूढ़ा हो जाता है तो क्या उसकी कोई ख्वाहिश नहीं रह जाती? हमने ऐसा कब कहा माँ? हिमांशु बोला तो आशा जी ने कहा, अपनी उम्र का तो लिहाज करो। तुम्हारे इस एक वाक्य ने मेरी जिंदगी के मायने ही खत्म कर दिए। आए दिन तुम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, बहू अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर जाती है, किटी पार्टी में जाती है। दिल तो मेरा भी करता है ना आधुनिक जीवन जीने का, लेकिन केवल तुम्हारे इस एक वाक्य के डर से मैंने अपने जीवन को केवल घर तक ही सीमित कर दिया। क्या आधुनिक जीवन जीने के लिए मुझे फिर से जन्म लेना होगा? क्या इसी जीवन में इस समाज के लोग दकियानूसी विचारों से मुक्ति नहीं पा सकते? यदि कोई इस उम्र में बन ठन कर फिरे तो युवा पीढ़ी व्यंग्य कसते हुए कहती है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्यों समाज के लोग बुढ़ापे के चरित्र में गरिमा ढूंढते हैं? क्या चाहती है आज की पीढ़ी? क्या वृद्धावस्था में हम विषाद से घिरे रहें, अपनी बीमारियों का, अपने दुखों का रोना रोते रहें? क्या बुढ़ापे में प्रसन्नता के साथ नहीं जिया जा सकता? क्या अपने शौक पूरे नहीं किए जा सकते? फिर ऐसी बीमार मानसिकता क्यों? मैंने तय कर लिया है, आज के बाद मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। मेरी जितनी भी पेंशन आएगी उसका उपयोग सिर्फ मैं करूंगी। अपना खर्चा तुम देखो, और यदि तुमने मेरी पेंशन में से 1 पैसा भी लिया तो याद रखना, मेरी संपत्ति हथियाने के इल्जाम में मैं तुम पर पुलिस केस भी कर सकती हूँ। माँ, आपको हो क्या गया है? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? रश्मि बोली तो आशा जी ने कहा, बहू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और असल में तो आज ही मेरा दिमाग ठिकाने पर आया है।
कल मुझे 10 दिन के लिए अपनी वृंदावन यात्रा पर जाना है। तुम अपना इंतजाम खुद देख लेना। लेकिन माँ जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? एक परिवार में रहते हुए परिवार के सदस्य ही तो एक दूसरे के काम आते हैं, रश्मि ने कहा। तो आशा जी बोली, लेकिन बहू, तुमने मुझे परिवार का सदस्य माना ही कहा। मैं तो तुम्हारे लिए फुल टाइम मेड हूं ना। माँ, ये आपसे किसने कहा? हिमांशु ने हैरान होते हुए कहा। यकीन नहीं आता तो पूछो अपनी पत्नी से, नहीं तो बहू के मोबाइल में इस महीने की 14 तारीख की कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इतनी बात सुनते ही रश्मि की आंखें अंगार उगलने लगी और गुस्से में फन बनाती हुई वो बोली, क्या मतलब है आपका? क्या आप मेरी पीठ पीछे मेरा मोबाइल चेक करती हैं? तभी आशा जी बोली, नहीं बहू, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा मोबाइल चेक करने का। वो तो एक दिन श्रुति तुम्हारे मोबाइल पर गेम खेल रही थी, तब गलती से कोई बटन दब जाने के कारण रिकॉर्डिंग की गई कॉल ऑन हो गई। एक तरह से अच्छा ही हुआ, कम से कम मुझे पता तो चला कि जिस घर को मैं अपना समझ रही थी उस घर में मेरी हैसियत तो केवल एक नौकरानी की थी। इतनी बात सुनते ही रश्मि के पसीने छूटने लगे। शर्मिंदगी से उसकी नजरें झुक गईं। मैं चलती हूँ, मुझे सत्संग के लिए देर हो रही है, कहते हुए आशा जी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर जाने के लिए निकल गईं। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।